Hello students, welcome to CSCPIS Academy. This side Apurva Nandi. Today's date is 28th of July 2025. Let's begin with our analysis. So students, अगर आपको इस एनालिसिस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSCP_Assam को फॉलो ज़रूर कीजिए. So there's a big announcement from CSCPIS Academy that on 9th of August at Pragjyotish ITS Center Machkua, Guwahati, from 3 p.m. onwards, the biggest civil services seminar is going to be hosted, and the host is Anil Swarup sir. The speaker is the most connecting speaker, Shri Anil Swarup sir ji. So he is an ex-IAS officer and he was the former coal and education secretary of government of India. तो आप यहाँ पर सर की प्रोफाइल आप देख सकते हो. तो इतने जो एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी जो हमें गाइड कर सकते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज and also to make aware about what is civil services, that is a very big thing in itself. So don't forget, and I hope that all of you will have us on that particular day. So let's see what are the topics that today we'll be discussing. The first जो आज हम डिस्कस करेंगे about Thailand Cambodia border dispute. उसके बाद देखेंगे देशभक्त तरुण राम फुकन, नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम, एंड देन चोला डायनेस्टी एंड रोड मैप फॉर मॉडर्न इंडिया, एंड देन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़, थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट. ओके, सो क्या है? थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर क्लैश हाईलाइट्स Cambodia and Thailand agree to ceasefire talks after days of cross border fighting. तो देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. अभी हम इंडिया के इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट पर रहे, इंडिया के साथ अपने नेबरहुड डिस्प्यूट पर रहे. तो अभी इंडिया के दो नेबरहुड के बीच डिस्प्यूट है. अभी थाईलैंड एंड बोथ कंबोडिया, दे आर द नेबर्स ऑफ इंडिया. तो अभी जो क्वेश्चन है कि क्या हमें, जहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, अभी थाईलैंड हो कंबोडिया हो, वहाँ पर इंडिया उनके बॉर्डर डिस्प्यूट पे कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो कैसे वो हमारे सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए हो सकते हैं. सो इंडिया यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व है? देखिए, अगर इन्वॉल्व तो इंडिया नहीं है, पर फिर भी अगर हमारे पड़ोसी अगर आपस में लड़ रहे, कोई इशू है, तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, फिर भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. सो व्हेन द नेबरहुड इज़ अंडर अ टर्मोइल, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इट बिकम्स अ ड्यूटी, नॉट ओनली ड्यूटी, इट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी मच प्रैक्टिकल टू थिंक अबाउट कि हमें अपने आसपास वाले सिचुएशन को जितने जल्दी हम शांत कर पाए तो हमारे कंट्री के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा. तो इसीलिए हमें ये वाला टॉपिक देखना होगा. बिकॉज इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी इंडिया का ये कंसर्न होगा, क्योंकि वे दोनों ही कंट्री इंडिया का नेबर है. सो व्हाट कुड बी द क्वेश्चन हियर, दैट डिस्कस द की रीजंस बिहाइंड द थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट. ये वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस द, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दैट बिकम्स वेरी ट्रिवियल. हाउ वाज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन्फ्लुएंस द ट्रेजेक्टरी ऑफ द कन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल भी देखना है. तो ये अगर कुछ ग्लोबल डिस्प्यूट्स हो, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अगर हो दो कंट्री के बीच, तो यहाँ पर जो की रोल जस्टिस में भूमिका निभाता है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. Okay, so the context is Thailand's army launched strikes on Cambodian military sites in the disputed border area. ठीक है, तो what is happening between Cambodia and Thailand? ये दो कंट्री ये अभी मिलिट्री क्लैश में इन्वॉल्व है along their shared border. ठीक है, and both the countries, Cambodia and Thailand, they have जस्ट अंडरमाइंड द डिप्लोमेटिक टाइज, कि उन दोनों के बीच जो अच्छा संबंध था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस था, अभी वो चीज़ अंडरमाइन हुआ है, वो डिग्रेड हुआ है. एंड थाईलैंड हैज़ क्लोज्ड इट्स बॉर्डर टू कंबोडिया. तो कंबोडिया से लोग हो या फिर फ्रेट हो, वो आने जाने का जो रास्ता है उसको अभी बॉर्डर क्लोज कर दिया है, दैट नोबडी कैन जस्ट गो कम फ्रॉम कंबोडिया टू थाईलैंड. इसीलिए कंबोडिया ने भी कुछ इकोनॉमिक मेजर्स इम्पोज किए हैं, जैसे सस्पेंडिंग इंपोर्ट्स ऑफ वेरियस गुड्स. थाईलैंड से जाने वाले जो कंबोडिया में गुड्स थे, अभी उन गुड्स के ऊपर सस्पेंशंस लगा दिए गए हैं. तो अभी मतलब ट्रेड रिलेशंस आर ऑल्सो टर्निंग बिटर.
सो दैट इज़ द क्लैश. देन ओरिजिन, लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ द कन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पर आप थाईलैंड और कंबोडिया का मैप यहाँ पर देख सकते हैं. दैट इज द डिस्प्यूटेड रीजन आर प्रसद तमुएनथोम एंड प्रसद प्रिय विहार. तो क्या है ओरिजिन ऑफ द कन्फ्लिक्ट? द कन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट. कौन सा टेरिटोरियल डिस्प्यूट? द एरियाज दैट आर प्लेस्ड इन द मैप प्रसाद तमुएनथोम एंड प्रसाद प्रिय विहार. And the dispute is regarding the ancient Hindu temples in the region. Okay, mainly over ancient Hindu temples and sections of the border. The root of this problem go back to early 20th century when France, as the colonial power in Cambodia, drew a map in 1907 that Thailand disputes. ठीक है, तो कंबोडिया का जो मैप फ्रांस ने ड्रॉ किया था इन 1907, थाईलैंड उसको डिस्प्यूट करता है, थाईलैंड उसको नहीं मान रहा है. द मैप प्लेस सर्टेन एरियाज इंक्लूडिंग प्रिय विहार टेम्पल विद इन कम्बोडियन टेरिटरी. पर यहाँ पर जो माना जाता है कि ये प्रिय विहार टेम्पल जो है वो थाईलैंड टेरिटरी में आता है. पर 1907 का जो मैप है, जो बॉर्डर आंका गया है, वो प्रिय विहार टेम्पल को कम्बोडियन टेरिटरी में प्लेस करता है. तो वो लेके ये डिस्प्यूट है. ठीक है, तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिस्प्यूट. नाउ व्हाट वेर द अर्लियर स्टेप्स टेकन टू सॉल्व द डिस्प्यूट. तो क्या कोई स्टेप्स लिए गए थे जो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर पाए? ऑब्वियसली द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जुडिशियल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, हैज़ रूल्ड ऑन द प्रिय विहार टेम्पल डिस्प्यूट मल्टीपल टाइम. तो ICJ हैज़ रूल्ड ऑन दिस टेम्पल मल्टीपल टाइम. तो 1962 में टेम्पल ने ये कहा है जो प्रिय विहार टेम्पल है वो बिलोंग्स टू कंबोडिया, वो कंबोडिया में ही बिलोंग करता है. और उसके बाद थाईलैंड ने उस रूलिंग को एक्सेप्ट किया है, बट स्टिल आर्ग्यूड अबाउट द सराउंडिंग लैंड. पर वो टेम्पल जो है पर्टिकुलरली वो कंबोडिया में बिलोंग करता है, वो थाईलैंड ने मान लिया. पर उसके आसपास वाले जो रीजन है, क्या वो कंबोडिया को बिलोंग करता है, वो डिस्प्यूट में ज़्यादा है. नेक्स्ट, इन 2008 कंबोडिया अप्लाइड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर दिस प्रिय विहार टेम्पल डेस्पाइट थाई ऑब्जेक्शंस अबाउट द सराउंडिंग लैंड. कि थाईलैंड ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया उसके बाद भी उन्होंने ये अप्लाई किया है और यूनेस्को ग्रांटेड द स्टेटस. यूनेस्को ने ये थाईलैंड कंबोडिया को स्टेटस दे दिया. मतलब जो आसपास वाले लैंड भी है उसको भी कंबोडिया में है वो मान लिया गया है. तो दिस लेड टू द मिलिट्री क्लैशेस बिटवीन द नेशन. नेक्स्ट, हाउ कैन कंबोडिया एंड थाईलैंड रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट. तो अगर हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड डिस्कस करें, दैट इज़ द डिप्लोमेटिक डायलॉग. कि यहाँ पर मिलिट्री क्लैश को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के बाद, काम डाउन करने के बाद, अगर डिप्लोमेटिक टॉक्स में जाया जाए कि दो कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स है वो या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स है वो आपस में आए, मिले कहीं पर और वो डिस्कस करें हाउ टू रिजॉल्व द इशू डिप्लोमेटिकली, नॉट मिलिटरीली. नेक्स्ट, वी हैव टू लुक इनटू द व्हाट आर द इंटरनेशनल लॉज दैट कैन सॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट. क्या आप हमें बता सकते हो कि कौन सा इंटरनेशनल लॉ या फिर लॉज है जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर डील करते? तो अगर आपको पता है तो आप हमें ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए. नेक्स्ट, क्लियर बॉर्डर डिमार्केशन. अगर डिस्प्यूट है तो फिर से एक कमिटी गठन किया जाए और क्लियर बॉर्डर डिमार्केशन होना चाहिए. तो जो बॉर्डर है उसको फिर से रिविजिट करवाना चाहिए. एंड नेक्स्ट, फॉर अ रीजनल मीडिएशन. कि रीजनल मीडिएशन दोनों रीजन जो आएंगे और उसमें मीडिएटर होना चाहिए. जो जैसे दो पड़ोसी के बीच अगर झगड़ा लग जाए तो आसपास वाले पड़ोसी भी आकर वहाँ पर मीडिएट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया भूमिका निभा सकता है कि अगर इंडिया एक अच्छा मीडिएटर बनता है बाय गिविंग अ गुड सोल्यूशन विच विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज, तो यहाँ पर इंडिया का फ्यूचर में एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे. ठीक है, सो these are some way forward that you can suggest in your questions. Next is Deshbhakt Torun Ram Phokan. All right. So what is the news about? The news is that today it is the Desh Bhakti Divas 2025. ठीक है, now we will discuss about it. But ये GS5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. लीडिंग पर्सनैलिटीज़ के ऊपर आता है. प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है, मेंस में आ सकता है. ऐसा कोई नहीं मेंस में आएगा ही नहीं, we can't say that.
Discuss the contributions of Tarun Ram Phukon to India's freedom struggle with special reference to Assam's role in the nationalist movement. Or assess the legacy of Tarun Ram Phukon in context of regional identity, political awakening, national building in pre-independent India. ये आंसर्स करीब करीब सेम है. आप ये सब जो है ये सब को पॉइंट लेकर आप इस आंसर को कर सकते हैं, या फिर इस आंसर में जो लिखोगे इसी क्वेश्चन में वो दिया हुआ है. सो टुडे इज देशभक्त तरुण राम फुकन 86th डेथ एनिवर्सरी. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज द देशभक्त दिवस. नाउ द legacy of देशभक्त तरुण राम फुकन from 1877 to 1939, he was not only a political leader but a moral guide who championed cultural identity. वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करने में उनका बहुत ही अहम भूमिका था, रीजनल लैंग्वेज को और पब्लिक अवेयरनेस को. और वो बिलीव करते थे फॉर द अवेकनिंग ऑफ द मॉरल कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन. मॉरल कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन का मतलब क्या होगा? मतलब कि जो द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कि एक मॉरल ड्यूटी है टुवर्ड्स आवर नेशन, कि ये हमारा देश है. जैसे कि आपका घर आपका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो आपका देश भी आपके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा. वो सेंस जगाने का काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से की थी. सो टुडे वी फेस मल्टीपल चैलेंजेस एट वेरियस लेवल, जैसे कि लिंग्विस्टिक क्राइसिस, कल्चरल इरोजन, सिविक एपैथी एंड सो ऑन. इन दिस क्रिटिकल मोमेंट फोकस थॉट्स एंड आइडियल्स अपीयर इवन मोर रेलिवेंट. तो हम उनके थॉट्स जो प्रोवोकेटिव थॉट्स थे, क्या हम वो थॉट्स आज के डेट में जो कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो आज कल्चर इरोड हो रहे हैं, लोगों के बीच सिविक सेंस, सिविक एपैथी कम हो रहे हैं, क्या हम उसको एड्रेस कर सकते हैं बाय सीइंग दिस नाउ. जैसे कि उनका एक थॉट है पॉलिटिक्स एज अ सीक्रेट ड्यूटी, कि वो पॉलिटिक्स बेनिफिट के लिए नहीं, एक ड्यूटी मानकर वो किया जाता था, एक सीक्रेट ड्यूटी, पवित्र ड्यूटी. उनके लिए पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी था, त्याग था और मॉडल लीडरशिप था. उनका विजन ऑफ लीडरशिप था विच वॉज ग्राउंडेड इन पब्लिक सर्विस, लोक सेवा एंड एथिकल कंडक्ट एंड नो करप्शन. तो ऐसा एक आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स वो करते थे. फिलॉसफी रूटेड इन सर्विस एंड विजन, तो उनके सर्विस या फिर उनके विजन में फिलॉसफी था. वो एक आइडियलिस्ट थे. उनका एक विजन था कि हमारा असम या फिर देश एक ऐसा आइडियलिस्टिक देश होना चाहिए जो कि पीपल सेंट्रिक थे. पीपल सेंट्रिक मतलब लोगों की चिंतन अगर होगा तो लोगों की कैसे हम लोगों की भलाई कर सके, ना कि करप्शन, ना कि इतना ज़्यादा एस्पिरेशन हो जाए कि जहाँ पर लोग या फिर सोसाइटी हार्म हो. He viewed nation building as a moral, social and cultural mission, offering a moral compass still deeply relevant today. Next, democratic values. At the time of rising intolerance and self-interest of that time, Fukon's commitment to democracy, diversity and public service shines through. He valued regional pride alongside national unity. मतलब वो nationalist थे, पर वो उनका जो रीजनल सेंटिमेंट था असम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, स्पेशली असम के लिए, दैट वाज very much literally very much aggressive. It was not aggressive in the sense कि मारना पीटना, aggressive in the sense कि proactively उनको असम का भी आइडेंटिटी को सुरक्षित करना था without hampering the national unity. He emphasized India's strength lies in the cultural diversity including Assamese language and culture. So that's why this day is the remembrance day of Shri Tarun Ram Phukon. So it is called to reclaim our identity, values and national creation. His life offers timeless lesson to build a just, united and thoughtful India. Okay, so let's see the next news. Northeast Handloom. What is the news? Mizoram Chief Minister Lalduoma stressed the need to tap in the Northeast immense handloom potential. Yes कि हैंडलूम पोटेंशियल आज ये इंडिया का या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई नया या फिर सनराइज इंडस्ट्री नहीं है. ये ऑलरेडी इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, जो भी इंडस्ट्री ऑलरेडी सेटअप है, पर वो जो ट्रेजेक्टरी है वो आज जो स्टेगनेंट हो चुका है उसको अपलिफ्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस है जो इस न्यूज़ से बन सकता है कि एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन सस्टेनिंग द हैंडलूम ट्रेडिशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बट वे ऑफ लाइफ. इलूसिडेट. तो लेट्स सी व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ दिस
Handloom is a traditional occupation in the northeast, engages a large sentiment of the population. 60% of India's handloom workers are from the northeast. ठीक है, तो जो ये है नॉर्थ ईस्ट का हैंडलूम एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, था भी, है भी, और नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही ज़्यादा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन वो इस सेगमेंट में एब्जॉर्ब थे. 60% ऑफ इंडिया का हैंडलूम वर्कर्स आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दैट इज़ ट्रू. तो अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट कैन बी एन आइडियल लॉन्च पैड फॉर रीजनल लीडरशिप इन इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अगर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ इंजन अगर नॉर्थ ईस्ट बन जाए तो इट कैन जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर द रीजन, मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द रीजन, और उसी के खातिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत ही तेज़ी से नॉर्थ ईस्ट में होगा. और जो एक इफ़ेक्ट लाएगा, जो एक स्पेक्ट्रम इफेक्ट लाएगा कि उसके वजह से हर एक अलग अलग जो सेक्टर है वो भी डेवलप होंगे. तो गवर्नमेंट रोल क्या है इसमें? सस्टेन गवर्नमेंट प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इनटू ग्लोबल टेक्सटाइल हब. कि गवर्नमेंट अगर उसको प्रोएक्टिवली प्रमोट करे, कोऑर्डिनेट करे विद द स्टेट्स और इन्वेस्ट करे इन दिस पर्टिकुलर हैंडलूम सेक्टर, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ऑब्वियसली देयर विल बी अ ग्रेट ग्रोथ. तो असम में अगर देखते हैं इंडिजिनस फैब्रिक, तो ये कुछ जस्ट फैक्ट्स है, जैसे कि द इंडिजिनस फैब्रिक्स, दीज आर द असम सिल्क वी नो. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ असम सिल्क, मुगा सिल्क, पाट सिल्क और एरी सिल्क. एरी सिल्क इज नोन एज पीस सिल्क या फिर नॉन वायलेंट सिल्क. तो क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि एरी सिल्क को पीस सिल्क क्यों कहा जाता है? प्लीज़ डू कमेंट. सो व्हाट आर द करेंट चैलेंजेस? देर आर सम इशूज दैट परसिस्ट डिस्पाइट द प्रेजेंस द डेडिकेटेड हैंडलूम एंड सेरिकल्चर डिपार्टमेंट. ठीक है, जैसे प्रोडक्शन लो है. क्यों लो है? क्योंकि वन ऑफ द प्राइम रीज़न वहाँ पर वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा कम है. बहुत ही कम लोग वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग उस सेक्टर में काम करना चाहते हैं. देन मार्केट थ्रेट, और जैसे कि चीप चाइनीज़ क्लॉथ, चीप चाइनीज़ सिल्क्स आर ऑल्सो फ्लडेड इन द मार्केट. सो जो चाइनीज़ कपड़ा है उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो लोकल आर्टिसंस है उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट का डिमांड भी मार्केट में कम है बिकॉज ऑफ चाइनीज़ गुड्स. सिर्फ चाइनीज़ गुड्स नहीं, और मलबरी सिल्क फ्रॉम उत्तर प्रदेश से जो आता है, जो असम का नहीं है, दैट इज़ लोअर इन क्वालिटी बट स्टिल पीपल प्रेफर इट, आर मिस रिप्रेजेंटेड एज मुगा. तो ये डुप्लीकेट मुगा है जिसको ओरिजिनल बोल के प्लेस किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि डायरेक्टली फैक्ट्री से आया है, असम का ही है, पर एक्चुअली बहुत ही चीप है, इसी वजह से वो नहीं हो पा रहा. शॉर्टेज ऑफ ऑथेंटिक मुगा yarn फर्दर एग्रीवेट द सिचुएशन. और मैंने वही बोला, प्रोडक्शन अगर लो है यहाँ पर तो मुगा का yarn जो है, जो फैब्रिक है, वो भी बहुत ही कम मिलेगा, तो इसी वजह से मार्केट वो नहीं पकड़ पा रहा है. सो दैट वाज दैट ट्रैजेक्टरी इज गोइंग डाउन. एनीवेज, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज चोला डायनेस्टीज लीगेसी प्रोवाइड्स रोड मैप फॉर मॉडर्न इंडिया. PM discuss the administrative, economic and military achievement of the Chola dynasty. How can these serve as a freedom for modern governance in India? तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे. Examine the Chola dynasty's contribution to maritime trade and naval power. What lessons can modern India learn in the context of Indo-Pacific strategy? These type of questions are asked in UPSC. So let's see. तो ये न्यूज़ आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही एड्रेस द वैलिडिक्टरी फंक्शन ऑफ आदि थिरुवत्थराई फेस्टिवल commemorating the birth anniversary of राजेंद्र चोला वन. सो राजेंद्र चोला वन की जो वो उनके बर्थ एनिवर्सरी को कोमेमोरेशन में उन्होंने जो आदि थिरुवत्थिराई फेस्टिवल किया जाता है उसमें मोदी जी ने एक एड्रेस फंक्शन किया. द कोमेमोरेटिव कॉइन वॉज रिलीज इन ऑनर ऑफ द एम्परर. तो एक कोमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया गया है इन रिमेम्बरेंस ऑफ राजेंद्र चोला वन. तो लेट्स सी अबाउट राजेंद्र चोला. राजेंद्र चोला इन द चोला डायनेस्टी ही बिल्ट अ वेरी पावरफुल नेवी एंड ऑल्सो ही इज़ नोन फॉर द बृहदेश्वरा टेम्पल इन थंजावुर. क्या आप गए हो बृहदेश्वरा टेम्पल? अगर गए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. Also, Rajendra Chola I, he led expedition to the Gangetic Plain, that is around 1000 years ago from now. He founded the Gangaikonda Cholapuram, the Chola capital. ये याद रखिए, these are all prelim facts.
He built the Cholagangam, the large artificial lake, strengthened naval and administrative power. तो और चोलाज की क्या कंट्रीब्यूशंस है? इट एडवांस द मिलिट्री माइट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, एक्सटेंसिव ट्रेड एंड कल्चरल टाइज विद श्रीलंका, मालदीव्स एंड साउथ एशिया. ठीक है, दीज आर द कंट्रीब्यूशंस, ऑल प्री फैक्ट्स. इसमें समझने का कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू स्टडी इट एंड यू हैव टू नो. ओके, तो अभी प्रधानमंत्री जी के क्या की मैसेज थे? ही सेड कि द मॉडर्न गवर्नेंस शैल लर्न फ्रॉम द चोला डायनेस्टीज गवर्नेंस. It Chola era represent an ancient roadmap to becoming a developed nation. कि जो डेवलप नेशन इंडिया बनने वाला है 2047 को, 2047 को, तो उसका शुरुआत मोदी जी ने कहा है वो चोला डायनेस्टी के टाइम से हुआ ज़रूर है. So he emphasized on unity, he emphasized on navy and defense to strengthen the navy and defense. फिर इकोनॉमिक वैल्यूज़ और स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है, एंड टू प्रिजर्व द कोर वैल्यूज ऑफ द कल्चर. ऑलराइट, ही ऑल्सो लिंक्ड कंटेम्पररी इशूज और लाइक ऑपरेशन सिंदूर, लाइक बहुत ही ज़्यादा सख्त डिसीजन जो रेस्पॉन्स जो इंडिया ने लिया है वो भी चोला डायनेस्टी का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रीट है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थे. इट हाईलाइटेड इंडियाज़ करंट फोकस ऑन नेशनल सिक्योरिटी, ड्राइंग पैरेलल्स टू चोला मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस. ठीक है, तो उन्होंने एक कंपैरिजन एक सेट किया है कि वैसे हमारा अभी मॉडर्न इंडिया और चोला जब तब थे तब कैसे वो करते थे चीज़ों को हैंडल, तो वैसे हमें भी करना चाहिए, हमें भी वैसे ही मॉडर्न बनना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज़. The GLOF का मतलब Glacial Lake Outburst Flood is a type of flood occurring when water demand by a glacier or a moraine is released suddenly. ठीक है, मतलब अचानक अगर एक ग्लेशियर अगर वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगे, ठीक है, रिलीज़ करने लगे, तो उसको बोला जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट, ये है रीज़न, जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, it is the one of the big reason, the water in this glacial lake accumulates behind loose naturally formed glacial moraine dams made of ice, sand, pebbles and ice residue. So it is a catastrophic failure of the dam can release the water over periods of minutes to days causing extreme downstream flooding. तो ये तो समझ में आ गया कि क्या होने वाला. Okay, तो what is the nature of GLOF risk for India? इंडिया का रिस्क क्या है? तो as per India's National Remote Sensing Center, Indian Himalayan region is home to 11 river basin and 28,000 glacial lakes. So there are two types of glacial lake found in IHR. एक है supraglacial lakes. The first are supraglacial lakes formed in depressions on glaciers. Glaciers में जो depressions होंगे, deeps होंगे, trenches होंगे, from melt water highly prone to melting in the summer months. And the second type is moraine dammed lakes, formed by melt water at the toe snout of a glacier, dammed by loose debris or ice cores, making them prone to sudden failure. Almost 2/3 of GLOF events are triggered by ice avalanches or landslides, and the remaining due to excessive meltwater pressures on weak moraine dams and earthquakes. So, how can India reduce the GLOF risk? So, NDA में it has marked or accelerated its effort to manage increasing risk. With respect to mitigation, it has initiated a proactive shift from post-disaster response to risk reduction through its Committee on Disaster Protection Fund. So this is about the news. So here we come to an end. So here I would like to say you कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और या फिर आपने अभी भी स्टार्ट किया है, आप आपके फ्रेंड्स एनीवन, they can just call CSCP IAS Academy anytime or visit CSCP IAS Academy in the weekdays in our working time. So you can choose any of the time slot and get yourself enrolled online or offline, whichever is your convenient to. So thank you so much students, and don't forget to like, subscribe, and don't also comment whatever the questions I asked in this session. Thank you so much.